कुछ घरों में यादें बसती हैं, कुछ घरों में दर्द और कुछ घरों में कुछ ऐसा रहता है जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए। साल 1967 अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में रहने वाला जेंडर परिवार बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। एलिस जेंडर और उनकी दो बेटियां 15 साल की लीना और 9 साल की डोरिस रहती है। लेकिन इस परिवार के जीवन में एक गहरा दुख छिपा है। कुछ समय पहले ही परिवार के मुखिया रॉजर जेंडर की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। उसके बाद शुरू होता है एक खेल जिसने पूरे परिवार को निगल लिया। एक घर जिसकी दीवारों में दफन थी सैकड़ों चीखें और एक ऐसा श्राप जो पीढ़ियों तक जिंदा रहने वाला था। यह है ओइजा ओरिजिन ऑफ एविल की कहानी। मूवी की शुरुआत होती है एलिस के घर से। हमें दिखाया जाता है कि एलिस किसी बूढ़े आदमी और उसकी बेटी जेनी के साथ बैठकर कोई रिचुअल कर रही है, जिसमें एलिस उस बूढ़े आदमी की मर चुकी पत्नी से बात करवाने का दावा करती है। रिचुअल शुरू होता है। एलिस उस बूढ़े आदमी से पूछती है, आपकी पत्नी का नाम क्या था? बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी का नाम मैरी ब्राउनिंग बताया। एलिस कहती है, मैरी, हम तुम्हें अपने घेरे में बुलाते हैं। तभी बूढ़े आदमी की बेटी कहती है, डैड, इस औरत को हमारे पैसे मत देना, ये स्कैम कर रही है, क्योंकि उसे इन सब बातों पे भरोसा नहीं था। लेकिन एलिस अपने रिचुअल को जारी रखती है। बूढ़े आदमी की पत्नी की आत्मा से कहती है, अगर तुम यहाँ हो तो इशारा दो, इन मोमबत्तियों को बुझा दो। तभी सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। देखने पे लगता है कि जैसे मैरी की आत्मा सच में वहां पर मौजूद हो। फिर एलिस बूढ़े आदमी से अपनी पत्नी से सवाल पूछने को कहती है और मैरी की आत्मा से विनती करती है कि अगर जवाब हाँ है तो मोमबत्ती जलने देना और अगर जवाब ना हो तो मोमबत्ती बुझा देना। बूढ़ा आदमी सवाल पूछता है, मुझे तुमसे जेनी के बारे में कुछ पूछना है। वह इस समय एक नौजवान से मिल रही है और ये मुझसे बहुत सारे पैसे चाहती है। इतने पैसे अरेंज करने के लिए मुझे घर को गिरवी रखना पड़ेगा। थोड़ी खामोशी के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। बूढ़े आदमी की बेटी जेनी झुलझुलाकर चिल्लाती है, मुझे नहीं पता ये औरत ये सब कैसे कर रही है, लेकिन ये सब फ्रॉड है। और तभी पर्दे के पीछे एक साया नजर आता है और एक बहुत भयानक चीख सुनाई देती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। एलिस जल्दी से रिचुअल खत्म करके उन लोगों से अपना पीछा छुड़वाती है और उन लोगों से पैसे भी नहीं लेती। उन लोगों को बाहर तक छोड़ने के बाद वो घर के अंदर गुस्से में आती है और चिल्ला कर कहती है, वह क्या था? तुमने तो उस बेचारे को लगभग हार्ट अटैक ही दे दिया था। तभी हम देखते हैं कि पर्दे के पीछे कोई आत्मा नहीं बल्कि एलिस की बड़ी बेटी लीना छिपी हुई है और वो रिचुअल में मोमबत्तियों का जलना बुझना, आवाजें और बाकी सब एक नाटक था। एलिस की छोटी बेटी पूछती है, मॉम, क्या हम लोग स्कैम करते हैं? क्योंकि वो लड़की तो यही बोल रही थी। लेकिन एलिस उसको समझाती है कि हम तो बस उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको तसल्ली देते हैं, उनके दर्द को कम करते हैं। एलिस भी ये सब मजबूरी में कर रही थी। पति के गुजरने के बाद उनको बहुत बुरी आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा था, इसलिए एलिस भी इस चीज को गलत नहीं मानती थी। उसी रात लीना चुपके से अपने पड़ोस की एक दोस्त के घर जाती है, अपनी मॉम को बिना बताए, क्योंकि उसकी दोस्त के पेरेंट्स घर पे नहीं थे। उनका प्लान सिंपल हैंगआउट करने का था। वहीं उसको एक ओइजा बोर्ड दिखता है। उनका प्लान था थोड़ी सी वाइन पीकर थोड़ी मस्ती करेंगे। उसकी दोस्त गेम के रूल्स बताती है, कभी अकेले मत खेलो, कभी कब्रिस्तान में मत खेलो, हमेशा गुड बाय कहो। लेकिन लीना तो इन सब चीजों से बहुत करीब से वाकिफ थी, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाती है और कहती है, यह खेल हमें खुद को डराने के लिए बनाया गया था, दूसरी दुनिया में कुछ नहीं है, मेरा यकीन करो। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले दिन सुबह वह अपनी मॉम को बताती है, आपको अपने काम में ओइजा बोर्ड को शामिल करना चाहिए, क्लाइंट्स को और रियल लगेगा। कुछ पल के लिए एलिस सोच में पड़ जाती है। बिजनेस पहले जैसा नहीं चल रहा, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, उसे कुछ नया चाहिए और यह आइडिया उसे पसंद आ जाता है। लेकिन यही फैसला जेंडर फैमिली की बर्बादी की शुरुआत बनने वाला था। अगले दिन सुबह लीना का बॉयफ्रेंड उसके घर पर आता है, लेकिन एलिस उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आती है और उसे वार्निंग भी देती है कि वो लीना के साथ कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करे। फिर उसके बाद एलिस शहर के एक स्टोर से नया ओइजा बोर्ड खरीद लेती है। उसके लिए यह सिर्फ एक नया प्रॉप था, एक ऐसा टूल जो उनके रिचुअल्स को थोड़ा और कन्विंसिंग बना सके।
वापस घर लौटते समय एलिस डोरिस को उसके स्कूल से वापस लेने पहुंचती है, जहां वो देखती है कुछ बच्चे डोरिस को परेशान कर रहे हैं। तभी फादर टॉम आते हैं। एलिस फादर से पूछती है कि क्या डोरिस को दूसरे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डोरिस काफी शांत और इंट्रोवर्ट थी। लेकिन फादर ने उन्हें तसल्ली दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। घर पहुंचकर वह बोर्ड को बाकी ट्रिक्स के साथ रख देती है। लीना को यह आइडिया अच्छा लगता है। उस रात एलिस एक नए रिचुअल में ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करती है। क्लाइंट्स प्रभावित होते हैं। बिजनेस पहले से बेहतर लगता है। एलिस खुश थी। उसे लग रहा था कि लीना का आइडिया काम कर गया। जब सब सो रहे थे, डोरिस चुपचाप नीचे उतरती है और ओइजा बोर्ड निकालती है। उसे याद है कि रूल्स क्या कहते हैं, लेकिन वह उन्हें ठीक से फॉलो नहीं करती और यही पहली बड़ी गलती हो जाती है। डोरिस प्लेनचेट पर उंगलियां रखती है। कमरा बिल्कुल शांत है। फिर वह धीरे से पूछती है, क्या यहाँ कोई है? कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता। फिर प्लेनचेट अपने आप हिलना शुरू कर देता है। डोरिस की आंखें फैल जाती हैं। बोर्ड के माध्यम से किसी ने डोरिस से हाय फ्रेंड कहा। डोरिस चौंक जाती है। यह रॉजर नहीं था, यह कोई और था। फिर वह धीरे से पूछती है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? प्लेनचेट धीरे से यस पर पहुंच जाता है। कमरे की हवा बदलने लगती है, लेकिन डोरिस डरती नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे एक नया दोस्त मिल गया है, या फिर उसके डैड ने उससे बात की है। फिर वो प्लेनचेट के लेंस से देखती है और अचानक उसे कुछ दिखाई देता है। वो पूछती है, तुम कौन हो? और सीन कट हो जाता है। उधर लीना अपने रूम में सो रही होती है। तभी कोई चीज उसका चादर खींच लेती है। उसे लगता है डोरिस उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब चादर हटाकर देखती है तो वह हैरान रह जाती है। वहां पर कोई नहीं था। लीना इस चीज को इग्नोर करके सोने चली जाती है। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। डोरिस अक्सर अकेले बोर्ड के साथ बैठी रहती है। वह उससे बातें करती है, उससे सवाल पूछती है और उसे जवाब भी मिलने लगते हैं। एक दिन एलिस को स्कूल में बुलावा आता है। वह सोचती है कि डोरिस ने कोई शरारत की होगी, लेकिन वहां पहुंचकर उसे कुछ और ही पता चलता है। फादर उसे डोरिस की कॉपी दिखाते हैं। पूरे होमवर्क पर बेहद सुंदर कर्सिव हैंडराइटिंग लिखी हुई थी, लगभग परफेक्ट। फादर एलिस से पूछते हैं कि क्या वो डोरिस की होमवर्क करने में मदद करती है। एलिस मना कर देती है। फादर कहते हैं, अगर डोरिस ने यह लिखा है तो उसकी राइटिंग अचानक असाधारण हो गई है। एलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि डोरिस ऐसी राइटिंग में नहीं लिख सकती। घर लौटकर एलिस डोरिस से पूछती है, यह होमवर्क किसने किया? डोरिस बिल्कुल सामान्य आवाज में जवाब देती है, मेरे नए फ्रेंड ने। मैं बस उसे अपना हाथ यूज करने देती हूँ। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। एलिस और लीना एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें यह मजाक लगता है, लेकिन डोरिस बिल्कुल मजाक नहीं कर रही थी। उसी दौरान घर की आर्थिक हालत और खराब होती जा रही थी। बिल्स लगातार बढ़ रहे थे। एलिस परेशान थी। डोरिस फिर बोर्ड के सामने बैठती है। वह रॉजर को बुलाने की कोशिश करती है। डैड, क्या आप सुन रहे हो? उसके बाद वह घर में घूमती हुई बेसमेंट के पास पहुंचती है, जैसे कोई उसे वहां ले गया हो। वह दीवार के एक हिस्से से एक पत्थर निकालकर उसमें से एक पुराना पर्स जैसा कुछ निकालती है। परिवार को वहां पुराने नोटों का एक बड़ा बंडल मिलता है। दीवार के अंदर छुपा हुआ पैसा। एलिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है रॉजर उनकी मदद कर रहा है। उसे लगता है कि उसके पति की आत्मा सचमुच घर में मौजूद है, और पहली बार वह भी विश्वास करने लगती है। उस रात पूरा परिवार बोर्ड के सामने बैठता है। एलिस खुद रॉजर से सवाल पूछती है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ रॉजर और एलिस जानते थे। एलिस सवाल पूछती है, जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब हम कहाँ थे? प्लेनचेट धीरे धीरे हिलता है और जवाब आता है। एलिस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यह सही जवाब था। लीना भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। अब तक वह हर चीज को ट्रिक मानती थी, लेकिन यह जवाब, यह कैसे संभव था? एलिस भावुक हो जाती है। ये सच है, रॉजर हमारे साथ है। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। वर्षों बाद पहली बार। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस चीज पे वे भरोसा कर रहे हैं वह रॉजर नहीं थी, वह कुछ और था। कुछ ऐसा जो धीरे धीरे डोरिस के अंदर जगह बना रहा था, और बहुत जल्द उसकी कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। जब डोरिस कुछ दिन स्कूल नहीं गई तो फादर ने लीना से पूछा कि क्या डोरिस बीमार है या कोई और प्रॉब्लम है। तब लीना ने बताया कि डोरिस मॉम के काम में हाथ बटा रही है। शुरुआत में सब कुछ किसी चमत्कार जैसा लग रहा था,
एलिस को विश्वास हो चुका था कि रॉजर किसी तरह उनसे संपर्क कर रहा है। घर की आर्थिक परेशानी अचानक कम होने लगी थी। दीवारों में छिपे पैसे मिल चुके थे। उनका बिजनेस पहले से बेहतर चल रहा था और डोरिस, वह हर दिन पहले से ज्यादा अलग दिखाई देने लगी थी। एक रात डोरिस अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे उसके सर के पीछे गर्दन पे डंक जैसे दर्द का एहसास हुआ। वो बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड से मदद ली जाए, इसलिए वह उसी ओइजा बोर्ड के पास गई। उसने उस शक्ति से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन आज उसे कोई जवाब नहीं मिल रहे थे। ऊपर से दर्द भी बढ़ता जा रहा था। वह परेशान होकर प्लेंचेट के लेंस से इधर उधर देखने लगी। फिर अचानक उसने अपने पीछे कोई परछाई देखी जो उसके पीछे छिप रही थी। बहुत कोशिश के बाद भी वह उसे देख नहीं पा रही थी, इसलिए वह उठकर एक मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर उसी लेंस से खुद को देखा तो डर से जैसे उसकी रूह वहीं जम गई। उसने देखा एक काला साया उसके ऊपर सवार था। जैसे ही उसने चिल्लाने की कोशिश की, उस साये ने जैसे उसकी आवाज वहीं खत्म कर दी और उसके अंदर समाने लगी। डोरिस धीरे धीरे वहीं बेहोश होकर गिर गई। उस दिन के बाद डोरिस और भी रहस्यमयी हो गई। अब क्लाइंट सिर्फ एलिस के लिए नहीं आते थे, वे डोरिस को देखने आते थे। जब डोरिस बोर्ड को छूती, प्लेंचेट बिजली की तरह चलने लगता, कभी कभी बिना छुए भी। जब डोरिस बोलती हमेशा, तो लगता जैसे कोई और उसके माध्यम से बात कर रहा हो, और लोग हैरान रह जाते, कुछ रोने लगते, कुछ उसे चमत्कार मानने लगे। लेकिन लीना को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी छोटी बहन बदल रही है। एक रात लीना की नींद खुलती है, वह डोरिस के कमरे की तरफ जाती है और जो वह देखती है उससे उसका खून जम जाता है। डोरिस बिस्तर पर नहीं है, वह फर्श पर बैठी हुई है। ओइजा बोर्ड उसके सामने रखा है, लेकिन सबसे डरावनी बात बोर्ड नहीं थी। सबसे डरावनी बात थी डोरिस का चेहरा। वह बिना पलक झपकाए अंधेरे में देख रही थी और किसी से फुसफुसा कर बातें कर रही थी, ऐसे जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। अगले दिन सुबह डोरिस को स्कूल में दिखाया जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर दीवार को घूर रही होती है। तभी वही दोनों बच्चे जो उसे स्कूल में परेशान किया करते थे, उसके पीछे गुलेल से मारने के लिए गुलेल को खींचते हैं, लेकिन डोरिस उन्हें पलटकर घूरती है और कुछ बड़बड़ाती है। वो लड़का जिसके हाथ में गुलेल थी, मानो उसका हाथ पे कंट्रोल ही न रह गया हो। उसका निशाना अब डोरिस नहीं है और वो खुद ही अपनी आंख उसी गुलेल से फोड़ लेता है। उसी शाम एलिस फादर टॉम से मिलने जाती है। इधर लीना का बॉयफ्रेंड लीना से मिलने उसके घर पर आता है। जब लीना का फ्रेंड वापस जा रहा होता है, उसी समय डोरिस उसके पास आती है। उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कान होती है और वह शांत आवाज में पूछती है, क्या तुम जानना चाहते हो गला घुटकर मरना कैसा लगता है? उसके बाद वह मरने की पूरी प्रक्रिया का भयानक वर्णन करने लगती है, इतनी विस्तार से जैसे उसने खुद वह दर्द महसूस किया हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। उधर घर में एलिस अब भी विश्वास कर रही थी कि रॉजर लौट आया है, लेकिन लीना को अपनी बहन में बदलाव साफ दिखाई देने लगा था। उसकी आवाज बदलने लगी थी, उसका व्यवहार बदलने लगा था। कभी कभी उसकी आंखें बिल्कुल खाली लगती थी, जैसे उसके अंदर से कोई और देख रहा हो। दूसरी तरफ फादर टॉम डोरिस की नोटबुक के पेजेस को लेकर सिस्टर हाना के पास जाता है। सिस्टर हाना पोलैंड से आई थी, वह उन शब्दों को पढ़ सकती थी। कुछ देर तक पेजेस पढ़ने के बाद उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, उनके हाथ कांपने लगते हैं। फादर टॉम तुरंत समझ जाते हैं कि मामला बहुत गंभीर है। नोटबुक में एक आदमी की कहानी थी, उसका नाम था मार्कस। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड में रहता था। उसने नाजी कैंप्स की भयावहता देखी थी, लेकिन उसकी असली त्रासदी युद्ध के बाद शुरू हुई। मार्कस की राइटिंग्स के अनुसार एक डॉक्टर ऑकल्ट एक्सपेरिमेंट्स करता था। वह इंसानों पर अजीब अजीब भयानक प्रयोग करता था और बाद में वह अमेरिका आ गया, यहीं उसी घर में जिसमें अब एलिस की फैमिली रह रही थी। मार्कस की डायरी में उस घर का वर्णन था, बेसमेंट का वर्णन, दीवारों का वर्णन, सीक्रेट तहखाने का वर्णन, सब कुछ जैसे वह कभी वहां रह रहा हो, क्योंकि वह वास्तव में वहीं रह रहा था और वहीं मारा गया था। डायरी के अनुसार डॉक्टर ने मार्कस और कई अन्य लोगों को बेसमेंट में कैद कर रखा था। उनकी जीभ काट दी गई थी, उनके वोकल कॉर्ड्स नष्ट कर दिए गए थे, उनके मुंह सिल दिए गए थे ताकि ऊपर रहने वाले लोगों को कभी उनकी चीखें सुनाई न दें। वे अंधेरे में पड़े रहे दिनों तक, हफ्तों तक, शायद महीनों तक, और आखिरकार वहीं मारे गए। लेकिन सबसे भयानक हिस्सा अभी बाकी था। मार्कस ने अपनी डायरी में मौत के बाद की बातें भी लिखी थी। उसने लिखा था कि मरने के बाद भी वे कहीं नहीं गए, वे उसी घर में फंसे रहे, अंधेरे में, ठंड में, पागलपन में, और उनके साथ कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो कभी इंसान था ही नहीं।
एक ऐसी शक्ति जो धीरे धीरे उन सभी आत्माओं को निगल रही थी। जब फादर टॉम यह सब पढ़ता है तो उसे एक भयानक सच्चाई समझ में आती है। डोरिस रॉजर से बात नहीं कर रही, डोरिस मार्कस से भी बात नहीं कर रही। वह उन अंधेरी शक्तियों से संपर्क में है जो दशकों से उस घर में कैद है और वे अब डोरिस का इस्तेमाल कर रही हैं। एक दिन फादर टॉम सीधे एलिस के घर पहुंचता है। वह डोरिस को परखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि आखिर उसके अंदर कौन बोल रहा है। सब लोग कमरे में बैठते हैं। ओइजा बोर्ड सामने रखा जाता है। फादर टॉम अपनी मृत पत्नी ग्लोरिया को बुलाने के लिए कहता है। डोरिस प्लैंचेट पर हाथ रखती है। कुछ ही सेकंड में प्लैंचेट चलने लगता है और फिर डोरिस की आवाज़ बदल जाती है, एक महिला जैसी आवाज़, डार्लिंग। फादर टॉम का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। यह वही शब्द था जो ग्लोरिया उसे कहा करती थी। इसके बाद बोर्ड पर शब्द उभरते हैं, आई मिस्ड यू। कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं, लेकिन फादर टॉम शांत रहता है। वह ध्यान से हर चीज देख रहा था। फिर वह एक सवाल पूछता है, ग्लोरिया तुम्हारा मिडिल नेम क्या था? तुरंत जवाब आता है, लिन। एलिस हैरान रह जाती है। जवाब बिल्कुल सही लगता है, लेकिन फादर टॉम का चेहरा और गंभीर हो जाता है क्योंकि ग्लोरिया का मिडिल नेम लिन नहीं था, वह कैथरीन था। लिन उसकी माँ का नाम था और उसी क्षण उसे पूरा यकीन हो जाता है, डोरिस सचमुच किसी स्पिरिट से जुड़ी हुई है, लेकिन वह स्पिरिट ग्लोरिया की नहीं है और ना ही रॉजर की। कुछ देर बाद फादर टॉम एलिस और लीना को ऊपर कमरे में ले जाता है और सारी बात बताता है। वह समझाता है कि जब उसने ग्लोरिया का मिडिल नेम पूछा तो वह जानबूझकर अपने दिमाग में लिन शब्द दोहरा रहा था और डोरिस ने वही जवाब दिया। मतलब जो भी एंटिटी उसके अंदर थी वह उनके विचार पढ़ सकती थी। इससे फादर श्योर था कि वह उसकी पत्नी नहीं थी। एलिस यह सुनकर टूट जाती है। वहीं डोरिस नीचे बैठकर टीवी देखने का नाटक कर रही थी क्योंकि उसके अंदर जो एंटिटी थी वो उन सब पर नजर रखने के लिए डोरिस को अजीब तरह से पोजेस करे हुए थी। तभी डोरबेल बजती है और दरवाजे पर होता है लीना का फ्रेंड। डोरिस दरवाजा खोलती है और उसे अजीब बातें करती है, जैसे उनके बेसमेंट में पैसा है और सोना चांदी भी है। वो उसे दिखाना चाहती है, लेकिन लीना के फ्रेंड को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन डोरिस उसे बेसमेंट में चलने के लिए कन्विंस कर लेती है और उसे बेसमेंट की वॉल में बने एक होल के पास लेकर जाती है और उसमें से कुछ सामान निकालने के लिए कहती है। जैसे ही वो सामान निकालने के लिए होल में हाथ डालता है, तभी डोरिस के अंदर जो एंटिटी थी वह उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगती है, जिसके बाद लीना का फ्रेंड रस्सी से लटक कर अपनी जान ले लेता है। उधर डोरिस के रूम में एलिस अब भी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन फादर टॉम आगे डायरी की कहानी बताता है, मार्कस की कहानी, बेसमेंट की कहानी, उन लोगों की कहानी जिन्हें उसी घर में कैद करके मारा गया था। फिर वह सबसे डरावनी बात बताता है, रॉजर के बारे में जो भी जवाब मिले वो सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि ये चीजें सालों से इसी घर में थी। वो सब देख रही थी, वो सब सुन रही थी, वो रॉजर नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एलिस के चेहरे से उम्मीद गायब होने लगती है और उसकी जगह डर ले लेता है। फादर टॉम तुरंत चर्च से संपर्क करने का फैसला करता है। वह एक्सॉर्सिज्म की अनुमति मांगना चाहता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है अगर स्पिरिट सालों से इस घर में सब कुछ देख रही थी तो शायद वो अब भी सुन रही हैं, यानी उन्हें उनकी हर योजना का पता चल सकता है। उसी समय डोरिस गायब हो जाती है। पूरा घर उसे खोजने लगता है और फिर उन्हें बेसमेंट से आवाजें सुनाई देती हैं, धीमी फुसफुसाती हुई आवाजें, जैसे दर्जनों लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। फादर टॉम, एलिस और लीना बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक सीक्रेट पैसेज मिलता है, दीवारों के पीछे छुपा हुआ, एक ऐसी जगह जो दशकों से बंद थी। अंदर पहुंचते ही वे रुक जाते हैं। कमरे की दीवारों में सैकड़ों चेहरे दिखाई दे रहे थे, सड़े हुए, विकृत, डरे हुए, जैसे इंसानों को दीवारों के अंदर जिंदा ही दफना दिया गया हो। मार्कस सच कह रहा था, सब सच था। अचानक डोरिस की आवाज गूंजती है, मॉमी मैं यहाँ हूँ। एलिस दौड़कर उसकी तरफ जाना चाहती है, लेकिन फादर टॉम उसे रोकता है क्योंकि अब वह समझ चुका था जो आवाज सुनाई दे रही है वह शायद डोरिस की नहीं है। इसके बाद फादर टॉम अंधेरे में आगे बढ़ता है। वह प्रार्थना शुरू करता है, लेकिन अचानक डोरिस सामने आ जाती है। उसकी आंखें बदल चुकी हैं और उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लगती। फादर टॉम उससे पूछता है, डोरिस कहाँ है? जवाब आता है, सी इज पार्ट ऑफ द वॉल नाउ। उसके बाद फादर भी पोजेस होकर एलिस और लीना के पीछे दौड़ता है, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर जैसे तैसे खुद को संभालता है और उन लोगों को बेसमेंट से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन डोरिस
उसके ऊपर छत से चिपकी हुई थी और वो फादर को सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे फादर की वहीं मौत हो जाती है। वहीं उस रहस्यमय शक्ति ने घर को पूरी तरह लॉक कर दिया, जिससे एलिस और लीना भी वहीं फंसे रह गए। अब घर में सिर्फ एलिस, लीना और पजेस डोरिस बची है। फिर अचानक डोरिस लीना पर झपट पड़ती है। एलिस उसके सामने खड़ी हो जाती है। मेरी बेटियों को छोड़ दो, मुझे ले जाओ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर अंधेरे से आवाज आती है, वी विल टेक ऑल ऑफ यू। डोरिस लीना को छोड़कर अब एलिस को बेसमेंट में घसीट ले जाती है। उधर लीना को बेहोशी में एक विजन दिखाई देता है, जिसमें उसके डैड उसे बताते हैं कि अगर इस एंटिटी को रोकना है तो उसे डोरिस का मुंह सिलना होगा। लीना होश में आने के बाद नीचे बेसमेंट की तरफ भागती है, जहां उस शैतान ने उसकी माँ को चैन से बांध रखा था। लीना अब बिना डरे जख्म सिलने वाली सुई धागा लेकर सीधा डोरिस के ऊपर बैठकर उसका मुंह सिलने लगती है, लेकिन उसे रोकने के लिए कई हाथ उससे लिपटने लगते हैं, लेकिन लीना नहीं रुकती है और डोरिस का मुंह सिलने में कामयाब हो जाती है। तब तक एलिस को भी होश आ जाता है। जब वो डोरिस को इस हाल में देखती है तो वह बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बाहों में भरकर रोने लगती है। लीना उसके पास आकर बैठती है और बताती है उस चीज को रोकने के लिए बस यही तरीका बचा था। तभी अचानक वो बुरी शक्ति लीना को भी पजेस कर लेती है। लीना की आंखें सफेद हो जाती हैं और लीना एलिस के पेट में चाकू घोंप देती है। फिर लीना होश में आ जाती है और एलिस उसके हाथों में ही दम तोड़ देती है, जिससे लीना को बहुत गहरा सदमा लगता है। फिर सीन मेंटल अजाइलम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां एक डॉक्टर लीना से कुछ सवाल जवाब कर रहा था, लेकिन लीना अब पहले जैसी नहीं रही और जो वो बताती है उसका यकीन कोई नहीं करता। सेशन खत्म हो जाता है। लीना को वापस उसके रूम में लाया जाता है। लीना रूम के फर्श पर अपने खून से एक ओइजा बोर्ड बनाती है और पूछती है, डोरिस क्या तुम यहाँ हो? उसके बाद डॉक्टर राउंड पर आते हैं और उन्हें लगता है कि लीना के साथ कोई और भी उसके रूम में बैठा है। जब दोबारा वो देखता है तो लीना डोर पर खड़ी डॉक्टर को ही घूर रही थी। कैमरा पीछे जाता है और हम डोरिस के लेजेंड को सीलिंग पर उल्टा चलते हुए देख पाते हैं और मूवी एंड हो जाती है। इसके अगले पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।